हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन अलॉट उन लोगों को जो लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो डायरेक्टली जो है वो पहले ग्रुप 2 दे रहे हैं या दोनों साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आइए, मेरी आपकी मुलाकात पहले ही जो है वो ग्रुप 1 में हुई है, यानी कि मॉड 1 में हुई है, जिसे मॉड 1 कहिए, मॉड्यूल 1 कहिए, ग्रुप 1 कहिए। वहाँ पे हमारी आपकी मुलाकात JIGL में हुई थी और सेटिंग अ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में हुआ था। वो सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोग इस समय जिस सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे वो है मॉड 2 के सब्जेक्ट्स के लिए। तो मॉड 2 में मेरी आपकी मुलाकात होगी दो सब्जेक्ट के लिए, एक SLCM यानी कि सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, दूसरा EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। इस समय बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की, वो है हमारा इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज का। तो एज यूजुअल जैसे हमने ग्रुप 1 में मॉड 1 में पढ़ा था, जैसे हम SLCM के लिए पढ़े, बिल्कुल सेम अंदाज में साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हमला करेंगे। ये नहीं कि बस सीधे जय माता दी, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फसर, जीसस क्राइस्ट बोला और कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम पहले से पढ़ते आ रहे, जिसमें हमारा रिजल्ट 100% रहता है, उसी अप्रोच में हम लोग चलेंगे। यानी कि हम लोग पहले स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, किस चैप्टर को पहले किसे बाद में करेंगे, इन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। क्या पढ़ना है, किस जगह से पढ़ना है, स्कैनर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करना है, नोट्स पढ़ने हैं, बुक पढ़ने, स्टडी मटेरियल करना है, रिवीजन करना है, किस तरह से करना है, राइटिंग स्किल की कैसे प्रैक्टिस होगी, केस लॉ कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं पहले इनको ही ख़त्म कर डालते हैं ताकि चैन से हम पढ़ाई कर सकें। तो चलिए पहले हम अपने स्ट्रैटेजी के तरफ और सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन उससे पहले उन बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चे मुझे जान रहे, फिर भी वो बच्चे जिनसे पहली बार मुलाकात मेरी हो रही है, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट सा मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि वैसे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम क्लास करते रहते हैं तो छोटी छोटी बातें इंट्रोडक्शन के निकल के आते रहती है, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता रहता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट लाइफ की और उससे भी पहले की अपनी दुख भरी और सुख भरी कहानियों की भी। चलिए, तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम पंकज कुमार, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम CSI London. I have done MBA finance as well. Before coming in this legal and financial world, I have done फिजिक्स ऑनर्स। ग्रेजुएशन में मेरा फिजिक्स ऑनर्स रहा है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए हर चीज़ों में कहीं ना कहीं साइंस तो लगा ही दूंगा ताकि चीज़ों को हम और आसानी से और साइंटिफिक अप्रोच के साथ समझ सके। मैं पिछले 10-12 सालों से जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एकेडमिक में भी हूँ। मैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में एकेडमिक एक्सपर्ट हूँ, NIRC में मैं फैकल्टी हूँ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर विशेस आई वॉज अवार्डेड एज बेस्ट फैकल्टी बाय ICSI NIRC। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में मैं एसोसिएटेड हूँ एकेडमिक सेक्टर्स में। और मैं इस समय कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करता हूँ उसका मेन डोमेन हमारा जो है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फेमा, सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड रहता है। करते हैं बाकी बातचीत फिर आगे बाद में। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है फिलहाल चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए भाई, इंट्रोडक्शन राउंड खत्म, अब आते हैं काम की बात पे। इस सब्जेक्ट में हम अप्रोच कैसे करें, कैसे हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें, और एज यूजुअल जैसे मैंने कहा है, बस आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप चाह करके भी फेल नहीं करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी। तो अब ये नहीं कि मैंने बोला कि चाह के भी फेल नहीं करेंगे, इसका मतलब हाँ सर अब आप पढ़ाओ, हमने तो बस घर में ही बैठे हैं, अच्छे से जो है वो सोफे वगैरह पे लेट जाते हैं, थिंकिंग करते करते ओवर थिंकिंग भी हो जाएंगे। नहीं, आप अपने एफर्ट को लगाएंगे, बस मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। काइंडली उसमें अपना कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो सेल्फ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्शन में। चलिए, पहला काम सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या सारे के सारे चीज़
एक लाइन से दिए हुए हैं, यानी कि 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, या पार्ट वाइज डिमार्केशन किया गया, क्या पार्ट 1 या पार्ट ए, जो भी कहिए, पार्ट ए बी सी, पार्ट 1 2 3, ऐसा कहीं कुछ डिमार्केशन है, क्योंकि उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर इन्होंने सारे चीज़ों को एक साथ लिख दिया, इसका मतलब किसी भी चैप्टर को किसी भी वेटेज के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने पार्ट वाइज डिमार्केशन कर दिया है तो उस पार्ट से उतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, और तब हम आएंगे अपने स्ट्रैटेजी पे। तो देखिए अपने सब्जेक्ट को, आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, ये सब्जेक्ट आपका जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई बात नहीं है, जितने भी पार्ट में है हम इसके पार्ट उड़ा डालेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट आपका है 40 मार्क्स का। इसका मतलब ये है कि वो इन 11 चैप्टर से, प्लस इनकी मर्जी होती है, बीच में आपके एग्जाम से पहले भी चीज़ों को इन कराते हैं, कोई बात नहीं है। एग्जाम से पहले तक, एक रात पहले तक भी जो चीज़ आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उसमें आप अपडेटेड रहेंगे। मतलब ये कि ये जो 11 चैप्टर्स है, इस 11 चैप्टर से 40 मार्क्स वेटेज अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मार्क्स का। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हर एक चैप्टर से 3.5 मार्क्स का पूछेंगे। वो किसी चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछ सकते हैं, किसी चैप्टर को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। यानी कि हम किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, बल्कि हर एक चैप्टर को हम उतने ही वेटेज के साथ पढ़ेंगे कि शायद उससे पूरे 40 मार्क्स का ना आ जाए। यानी कि जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस के एक एक पार्ट को हर एक चैप्टर में बिल्कुल जो है वो साफ तरीके से करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट 1, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एनबीएफसी, यानी कि ये सारा का सारा चीज इसमें किस बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा, यानी किस तरीके से हम अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाएं, कैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, हम किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स आए, क्या करेंगे उन फॉरेक्स का, जरूरी क्या है फॉरेक्स का, क्या प्रोविजन उसके लिए बनाया जाए, फेमा उसके लिए क्यों बनाया गया, एससीजेड उसके लिए क्यों बनाया गया, उसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया, उसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाया गया, इन तमाम तरह की चीज़ों को, और साथ ही साथ आरबीआई का क्या गाइडलाइन है जब हम फॉरेक्स को लेकर के किसी भी तरह का जो है वो डील करते हैं, यानी फॉरेक्स इंडिया से बाहर ले जाते हैं या इंडिया में फॉरेक्स लाते हैं। यानी फॉरेक्स के लिए अगर हम किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से लाते, बदले में फॉरेक्स देते हैं, बने बनाए चीज़ों को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में फॉरेक्स मिलता है, इन सारे चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने गाइडलाइन दिया हुआ है। तो आरबीआई, एनबीएफसी और सारा कुछ फेमा से रिलेटेड ये है हमारा 40 मार्क्स के लिए। पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चैप्टर क्या है और क्या हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। जान लीजिए अपने दुश्मन को। अगर दुश्मन को जाना नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना टाइम इस पे देना है, कितने चैप्टर हैं। देख लीजिए 40 मार्क्स में 11 चैप्टर हैं। डरा फिर नहीं रहा हूँ, फिर आपको वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी से हमने स्ट्रैटेजी तैयार कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पता चला कि हमने दुश्मन को ठीक से समझा नहीं। जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए थे लाठी, या जहाँ पे हमें मुक्के घुसे का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे हमने जो है अपने कमज़ोर शिकार पे गोलियाँ चला दी, और उसके बाद हम आगे बढ़े और पता चला वहाँ पे सारे दुश्मन जो है वो गोले बारूद के साथ हैं। हमने हाथ खाली लोगों पे जो है वो मुक्के से लड़ने की बजाय गोलियां चलाई। अब जब गोलियां वाला वहां है तो हमारे हथियार खाली हैं। बस यही वजह है कि आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह से कितना मशक्कत करना है, और ये पहले दिन होगा, एकाएक नहीं तो पता चला 2 महीने के बाद ओह अभी तो और इतना सिलेबस बचा हुआ है, अरे उस पार्ट में तो बहुत टेक्निकलिटी है। बस इसी वजह से हम लोग पहले इसका एनालिसिस कर रहे हैं और तो आगे बढ़ेंगे। तो आइए वापस पहुंचिए जगह पे। पार्ट 1 40 मार्क्स का, जिसमें सारा कुछ रिलेटेड है फॉरेक्स से। पार्ट 2 कंपटीशन लॉ। अकेला कमबख्त कितने मार्क्स लेकर के बैठा है? 25 मार्क्स पे। घबराइए नहीं, अकेला बैठा है तो पूरा 25 मार्क्स छीन के ले आएंगे, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत मजेदार है ये। इसमें सब कुछ ये बताया गया कि आज के समय में किस तरह से कंपटीशन का लेवल है, कैसे हमारे डिमांड बढ़ने लगे हैं। इस बढ़ते हुए डिमांड के साथ बड़े सारे प्लेयर इंडिया में भी और इंडिया से बाहर के भी इंडिया में इन किए हैं, जो हम तक चीज़ों को पहुंचाते हैं, हम तक गुड्स सर्विसेज दोनों चीज़ पहुंचाते हैं। इन गुड्स और सर्विसेज को लेकर के अगर किसी तरह का
कोई इशू क्रिएट होता है तो हम कहां पे जाएं? क्या गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर के इंडिया और इंडिया से बाहर के जो बिजनेस प्लेयर्स हैं जो इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को यहां पे किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है? इन चीजों को लेकर के हमारे पास कंपटीशन एक्ट बना हुआ है। आने वाले दिनों में या आए दिन आप सुनते रहते हैं एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी के साथ मिल जाता है। मिले, बड़ी अच्छी बात है, बिजनेस का ग्रोथ हो, हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा, यहाँ पे बड़े सारे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे। कहा सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस अच्छाई के बीच में अगर जो है वो कुछ गोल गप्पच करना वो चाहे तो, कुछ सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहे तो, जिससे जो है वो एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर पे बुरा प्रभाव पड़े तो, कहा इन सारे चीजों के लिए इंतजाम किए गए हैं। यानी आज के समय में बदलते हालात के लिए जो है वो कंपटीशन एक्ट में सारे प्रोविजन किए हुए हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट, और वो अनफॉर्चुनेट हमेशा से आपका इंस्टीट्यूट आपके साथ करते आ रही है, यहां पार्ट 2 में इन्होंने लिख दिया है 25 मार्क्स के लिए कंपटीशन एक्ट। लेकिन आप इस कंपटीशन एक्ट को अकेले समझ ही नहीं सकते हैं जब तक आप कंज्यूमर से रिलेटेड इससे पहले के जो एक्ट थे, भाई कंपटीशन एक्ट तो 2002 में आया, लेकिन इससे पहले ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े सारे एक्ट आए हुए हैं, जो है हमारा MRTP एक्ट। अब ये जो हमारा MRTP एक्ट है, यहां से ही हमारा कंपटीशन एक्ट आया। तो MRTP एक्ट क्या था, है आपके सिलेबस में। MRTP एक्ट एबॉलिश्ड हो गया है, बट स्टिल इट इज इन योर कोर्स। रीजन, MRTP एक्ट के बेसिस पे ही तो आप कंपटीशन एक्ट को समझ पाएंगे कि आखिर MRTP एक्ट में क्या कमी था। जब आया MRTP एक्ट 1969 में आया, उस समय जब MRTP एक्ट आया तो उस समय बिजनेस के क्या हालात थे, उस समय कंज्यूमर का क्या डिमांड था। बदलते समय के साथ लोगों का डिमांड बदलता गया है, लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन बदलता गया है। तो उसी बदलते एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे MRTP एक्ट आगे बढ़ा और वो कंपटीशन एक्ट में जो है कन्वर्ट हो गया। MRTP एक्ट के सारे प्रोविजन हमें नहीं पढ़ने हैं, MRTP एक्ट का बस हिस्ट्री पढ़ना है। और MRTP एक्ट के 3 डेफिनेशन, कहिए बेसिकली 2 ऐसे डेफिनेशन हमें पढ़ने हैं जिन चीजों को आने वाले समय में यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट दोनों में शामिल किया गया। इसका मतलब कंपटीशन एक्ट तब तक नहीं समझ सकते जब तक MRTP एक्ट का हिस्ट्री आपको नहीं पता है। और MRTP एक्ट के बाद अगर कुछ आया तो वो आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो भाई MRTP के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया? क्या MRTP एक्ट सफिशिएंट नहीं था चीजों को सॉल्व करने के लिए? और वो जब आया तो क्या उसे हटा दिया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डाल दिया गया, या दोनों साथ साथ कुछ दिन चलते रहे और फिर कंपटीशन एक्ट आया और MRTP एक्ट को हटा डाला? और आज के समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में था वो बेसिकली चेंज होकर के हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आप पढ़ेंगे। मतलब ये है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए किस तरह से एक चीज जो है वो आपका पार्ट बी में है, यानी कि पार्ट 2 में आपने देखा कंपटीशन एक्ट जो 25 मार्क्स के लिए है, लेकिन ये तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक आप इसके करीब यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी नहीं कर लेते और उससे भी पहले MRTP एक्ट को नहीं कर लेते हैं। भला बताइए, ये दोनों अलग अलग पोर्शन में दे दिया गया है। ये जिस पोर्शन में दिया गया ये है हमारा 35 मार्क्स का, और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट इनको देख लें तो ये दोनों मिलकर के आपका 35 के आसपास का है, 30 to 35 मार्क्स के। जबरदस्त केस लॉ वगैरह भी इस पे रहते हैं, कोई बात नहीं है, यही तो हमारा स्ट्रैटेजी है। हम बेसिकली चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ही नहीं, हम बेसिकली उस तरीके से पढ़ेंगे जिसका सीक्वेंस है। हम कंज्यूमर से रिलेटेड तीनों एक्ट एक जगह निपटा डालेंगे। MRTP एक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर बढ़ करके जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और तब पहुंच जाएंगे किस पे? कंपटीशन एक्ट पे। जैसे जैसे ये चीज आया है, जैसे जैसे ये चीज इवॉल्व हुआ है, तभी तो हम इसके सेंस को समझ पाएंगे। और जब हमारा एक साथ एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर खत्म होगा, मैंने वो नाम रखा है एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर, इसमें हम पार्ट 2 को उड़ा डालेंगे और पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 13 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी खत्म करेंगे। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सब एक पैकेट में होगा जो होगा हमारे लिए एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस चीज पे? जिसका आगे यूटिलिटी है उसे पहले करते चले जाएंगे, ताकि जब हम बाद वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो और वहां पे कहीं कोई कॉन्सेप्ट आए तो वो हमारा पहले से क्लियर रहे। यही अप्रोच होना चाहिए। अदरवाइज
नहीं, चलो पहले पार्ट ए करते हैं, करो शहीद हो जाओ। चलो पहले पार्ट 2 करते हैं, फिर शहीद हो जाओ। चलो पार्ट 3 पहले करते हैं और पार्ट 3 को ही पूरा खत्म करते हैं, खुद भी खत्म हो जाओ। नहीं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पहुंचे पहले किस पे? हम पहुंचे कंपटीशन एक्ट को पढ़ने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता किसके बिना? MRTP एक्ट को। तो यहां से ही MRTP वाला पोर्शन पढ़ा इसके भीतर से, लेकिन फिर उसके बाद जाना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, तब जा करके आएंगे कंपटीशन एक्ट पे, क्योंकि MRTP एक्ट पहले आया। MRTP एक्ट में जो कमी थी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दूर किया, वहां जो कमी थी वो कंपटीशन एक्ट ने किया, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कमी थी वो अमेंडमेंट से पूरा हो गया। तो उसी अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। ये तो था आपके सब्जेक्ट का दिल्ली दर्शन। अब जरा आइए बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजी की, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, सबसे पहला अप्रोच, हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, यानी कि हर एक चीज को आसानी से समझेंगे, कहानियों में समझेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, ताकि हम उसे याद रख सकें। जरा नजर घुमाइए और एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे कितने चैप्टर हैं। 24 चैप्टर्स। 24 चैप्टर्स का मतलब है कि कम से कम आप 24 एक्ट पढ़ रहे हैं। 24 एक्ट्स। भाई यहाँ तो एक एक्ट याद ना रहे, ये 24 एक्ट्स कैसे याद रहेगा? और सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? मैंने पहले ही बोला है, मैं आपको किसी खुशफहमी में नहीं रख सकता, ना गलतफहमी में रख सकता हूँ कि नहीं बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। हाँ, ये जरूर है कि अगर सही तरीके से और सही अप्रोच और स्ट्रैटेजी से चलिएगा तो किसी शर्त पे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और दिमाग पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। मजे मजे में चीजों को करिएगा और मजा आता रहेगा। लेकिन यही अगर आप पुराने अप्रोच से चलिएगा, जहां पे बस उठाया रट्टा मारना शुरू किया, तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, बहुत खुश होंगे तो 10 चैप्टर, 10 एक्ट, उससे भी खुश होंगे तो 1 सब्जेक्ट। यहां तो पूरा पहाड़ खड़ा है अभी करने को। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज 2 ही बातें तो हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और लिखना आना चाहिए। बस हो गया, काम खत्म, CS क्लियर। और आने वाले दिनों में आप जो है अच्छा प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, जॉब भी कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, काम कर पाएंगे। तो पहला अप्रोच हमारा रहेगा, हम चीजों को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आप देखिए ना, मूवी देखते हैं भूलते नहीं है। एक बार देखा हो मूवी, कुछ ना कुछ याद आता रहता है, और कुछ मूवी तो हर एक चीज याद रहता है आपको। कहानी जो आप सुनते हैं, कब का सुना हुआ कहानी अभी तक याद रहता है। क्यों याद रहता है? 2 वजह है। एक तो आप इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, जो इंटरेस्ट आप यहाँ भी दिखलाएंगे, यही आपके तरफ का कमिटमेंट होगा। लेकिन दूसरा जो मेरे तरफ का कमिटमेंट और मेरा जो एफर्ट रहेगा वो ये कि उसे इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़े सीक्वेंस में बताया जाए। आप देखते हैं कहानी क्यों याद रहता है? क्योंकि कहानी को आप सुनते इंटरेस्ट के साथ है, ये तो है ही, लेकिन दूसरी बात भी उसके साथ है। नाम ही है कहानी, स्टोरी, ये एक चेन में है। इसके बाद ये राजा आया तो उसने देखा कि यहाँ पे इस तरह से लोग थे, तो उसने लोगों की मदद की तो लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा, फिर लोगों ने दुआ दी, ये दी, जयकारा लगाया। कहानी में ये नहीं कि पहले जयकारा लगाया, फिर मदद किया, फिर राजा आया। ऐसे करेंगे तब तो सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चीजों को उस सीक्वेंस में पढ़ना है, उस जो है वो चेन में पढ़ना है, जिससे हम चीजों को याद रख पाए। जहां तक होगा हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल लाइफ से चीजों को क्या कर सके, जोड़ सके, ताकि हम उसे रिकॉल कर सके, एग्जाम्पल्स के साथ चल सके। देखिएगा बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी मेरी दुख भरी और सुख भरी कहानियां चलती रहेगी, जिनसे चीजों को आपको रिलेट कर पाएंगे, जो आपके नॉर्मल लाइफ और मेरे नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन come over on this subject, या we can tackle complete CS course। करते हैं। पहला चीज, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझेंगे, और इसमें कहीं भी दिक्कत होगा किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में, मोस्ट वेलकम। आपको आधे घंटे का, ½ एन आवर का डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा डॉट क्लियरेंस टाइम तो रहता ही है। लाइव क्लास में जो बच्चे हैं उनके पास लगातार टाइम रहेगा, जो रिकॉर्डिंग में है उनके लिए भी मैंने बोला कि आधे घंटे का जो है स्पेशल टाइम उनको जो है वो दिया जाए, क्योंकि क्लासेस दोनों मोड में जाएगी। कुछ बच्चे लाइव क्लास में हमारे साथ रहेंगे, कुछ बच्चे जो रिकॉर्डिंग पे रहते हैं वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे के लिए भी टाइम है, लाइव वाले तो उस समय भी पूछेंगे, अगले दिन भी पूछेंगे, और जो स्पेशल टाइम दिया है उस पर भी बात करेंगे। तो पहला चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे और खुद से क्वेश्चन रेज करेंगे,
ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है जिससे मैक्सिमम चीज़ों को आप पहले से जो है वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। मतलब अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपको खुद से जो है वो क्वेश्चन रेज करना है कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, मजा लाने के लिए पढ़ा, क्यों पढ़ा भाई, इसीलिए पढ़ा क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और पढ़ा क्यों मजेदार तरीके से, ताकि याद रह सके। अगली बात, अब इससे कैसा कैसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, डिस्क्राइब करना पूछ सकता है, कमेंट पूछ सकता है, इस पे केस लॉ पूछ सकता है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए दे सकता है। जब हम इस लेवल तक का मशक्कत कर लेंगे तो आप ही मुझे बताइए बचेगा क्या। चीजों को अच्छे से पढ़ लिया, हर एक पढ़े हुए चीज पे जितने मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं वो सारा का सारा तरीके से क्वेश्चन रेज कर लिया। जहां पे दिक्कत हुआ उसके लिए शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना, वहां पे आप मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे। तो चलिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन भी रेज कर लिए। अगला पढ़ाओ, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव? बहुत सब्जेक्टिव है। अगर ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो इस सब्जेक्टिव पेपर में एक चैलेंज ये भी है कि बहुत अच्छे से चीजों को आपने समझ लिया है लेकिन लिखना नहीं आता है अच्छे से। और बहुत सारा मैंने जो है वो ये प्रॉब्लम देखा है, और खास तौर पे जो आपका ये CS, CA, CMA वाला विंग है, यहाँ पे राइटिंग स्किल की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोस करना और काम करना है। तो राइटिंग स्किल के लिए हम लोग अलग से क्लास रखेंगे। हर एक जगह पे जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है तो क्या लिखे, पहले क्या लिखे, फिर क्या लिखे, फिर क्या लिखे। अगर डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है तो कैसे लिखे, अगर पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स तो कैसे लिखे, अगर कहा गया है डिस्टिंग्विश करने के लिए तो कैसे लिखे, कमेंट कहा गया है तो कैसे लिखे। कहने का मतलब वही एस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन उसे घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। यानी कि बस कैसे हम अपने चीजों को पैक करके दें, सर्व करके दें, राइटिंग में लिखें, ये भी एक आर्ट है और ये बहुत जरूरी है। पता चला डिस्क्राइब करने में लिखना वही है, कमेंट में भी वही लिखना है, लेकिन पहले और बाद में क्या लिखे ये मैटर करता है। खाने के लिए वही चावल, वही दाल, वही सब्जी, वही और भी चीज, लेकिन उसको सर्व करने का तरीका, बहुत टेस्टी खाना है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके पास है, किसी को भी आप पढ़ा दे, इतना क्रिस्टल क्लियर आपके पास नॉलेज है, बट लिखना नहीं आता है। बहुत डिलीशियस खाना आपने बनाया, ऐसा खाना कि लोग उंगली चाट चाट के खा जाए या बर्तन चाट के खा जाए या जो भी बड़ाई में कहिए, या बनाने वाले को ही चाट के खा जाए, लेकिन सर्व करने का तरीका देखिए। वो शानदार सा सब्जी, और कैसे सर्व किया, आया और उझेल दिया, बोला ले चाट ले। मस्त तड़के वाला दाल है, सामने से फेंका और बोला चल डूब मर इसमें। चावल आया और नीचे गिरा दिया। अरे भाई, खा के जब देखा उसी तरह से चावल दाल को मिला दिया, नीचे गिरे हुए को खा करके देखा, शानदार। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ऐसे खाने कौन जाएगा? तो सर्व करना बहुत मैटर करता है। ठीक उसी तरह से, हाँ, लेकिन सर्व किया, बहुत शानदार तरीके से सर्व किया, सोने चांदी के प्लेट में, राजा महाराजाओं की तरह। मेरी बिटिया बोलती है ना, दावत के अंदाज में चीजों को सर्व करो। उसे नहीं पसंद है कि आप एक ही थाली में सारा कुछ कोंच कांच करके डाल दें, नहीं, अलग अलग कटोरे में थोड़ा थोड़ा दीजिए। एक तो ऐसे ही थोड़ा सा खाती है, उसमें अगर आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं दिया तो और नहीं खाती है। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी कहता है दावत वाले तरीके से दो, तो ठीक है, दिया दावत वाले तरीके से, अच्छे से सर्व करके दिया, लेकिन जब खाना शुरू किया, यक, बकवास सा सब्जी, बकवास सा जो है वो दाल, बकवास सा खाना, सब कुछ बकवास, स्वाद नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या सिर्फ सर्व करना काम आया? जबरदस्त राइटिंग स्किल है आपका, क्या लच्छेदार शेक्सपियर वाले लैंग्वेज आप लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, ये भी तो जानिए। अरे भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तभी तो उन बातों को लैंग्वेज में लिखेंगे। इसका मतलब कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम, ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे या राइटिंग पे। यानी इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन, दोनों पे ध्यान देना है। बिना इन दोनों के चीज पैक ही नहीं हो सकता।
अच्छे कॉन्सेप्ट है तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ अच्छे कॉन्सेप्ट है तो, और बहुत अच्छा राइटिंग लिखना आता है तो भी सिर्फ काम नहीं चलेगा। दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। सिखा दिया आपको लिखना, कैसे केस लॉ लिखेंगे एक चीज देखेंगे, लिखते कैसे हैं केस लॉ को, जो बाकी सब्जेक्ट में भी आपको काम देगा। उसके बाद होगा उसका असेसमेंट, यानी कि आपने जो लिखा है वो मुझ तक भेजेंगे, और भेजने के बाद आपको टाइम दिया रहेगा, उस टाइम पे जो है मैं आपको जो है वो वापस करूंगा और बताऊंगा कि भाई अगर आपने ये लिखा है तो इसमें 3 मार्क्स आएंगे 5 में, लेकिन अगर इस पॉइंट को और लिखते या इस चीज को पहले इसको बाद में लिखते तो आपको 4 आ सकते थे, इसमें 5 आ सकते हैं। ये असेसमेंट भी होगा। पढ़ें किन किन चीजों को, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ें, क्या करें, तो सबसे पहला चीज जो पीपीटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी मैं लिखूंगा वो आपको पढ़ना है, और जिन चीजों को मैं कॉपी करने उसमें से बोलूंगा उसे कॉपी करना रहेगा। रीजन ये है कि बहुत सारे चीजों को पीपीटी को मैंने ऑलरेडी बुक में दे दिया है, तो जो नहीं है वो मैं इंटेंशनली बोलूंगा आपको मार्क करने लिखने के लिए। इसके अलावा आपको मेरा भेजा हुआ बुक आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ मुझे दुश्मनी है उससे, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा सिलेबस है, हम लोगों ने बड़े मेहनत करके उसके एक एक एस्पेक्ट को उठा लिया है और उसको शानदार तरीके से पॉइंट वाइज मैनर में, डायग्राम में, चार्ट में, फ्लो चार्ट में बनाया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। स्टडी मैट में, पैराग्राफ में और थोड़ा सा कहिए बोरिंग स्टाइल में चीजों को लिख दिया है, उसी को हम लोगों ने थोड़ा साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग बना दिया है। इसका मतलब सारा सिलेबस हमारा कहाँ कवर्ड रहेगा, हमारे क्लास नोट्स में, और कहाँ पे, हमारे बुक में वो कवर रहेगा। तो वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, इसलिए इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगली बात आती है क्या हम स्कैनर पढ़ें, तो मेरा जवाब है बिल्कुल ही नहीं, हम स्कैनर को हाथ नहीं लगाएंगे। आप कहिएगा सर सारे बच्चे और सारे लोग तो स्कैनर ही रटते हैं। मुझे दुश्मनी नहीं है, स्कैनर का इस्तेमाल अगर आप क्वेश्चन पेपर के लिए करते हैं तो मोस्ट वेलकम। बट होता क्या है कि स्कैनर का इस्तेमाल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के लिए नहीं बल्कि उसमें से आंसर भी देखने लगते हैं। अरे बॉस, अगर आप उसमें से आंसर देख रहे हैं तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है, वहां जो आंसर दिया है वो अप टू मार्क है ही नहीं। इसीलिए आपको आंसर देखना रहेगा कहां से, क्लास नोट्स और बुक से। तो क्वेश्चन के लिए क्या करें भाई, क्वेश्चन के लिए स्कैनर क्यों खरीदे, पैसे क्यों लगाए जब उसमें से हमें आंसर देखना ही नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सप्लाई किया जाएगा। आप चाहें तो खुद से इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, या आपको हम डायरेक्टली जो है वो आपके लॉगिन पे भी भेज देंगे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस। और जब हमारा जो है वो कोर्स खत्म, चैप्टर खत्म, तो हम लेकर के बैठेंगे इक्वल इंटरवल पे। कुछ कुछ जो है वो चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे, कभी कभी तो एक ही चैप्टर के बाद लेकर के बैठते हैं, कभी बड़े सारे चैप्टर, वो बेसिकली तय किया जाता है, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दें। और दोबारा जब पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद तब हम लेकर के बैठते हैं कि भाई चलो अब जरा देखते हैं क्या खोया क्या पाया। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने और आंसर कहां से ढूंढना रहेगा, आंसर होगा आपके क्लास नोट्स में और आपके बुक में, और तब आप फील गुड करेंगे यस सर सब कुछ मिल रहा है हमें, और तब वहां डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मैंने बोला स्कैनर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और लास्ट में आता है गुरु मंत्र की बारी, यानी कि ये है सबसे अंतिम दौर, आपके एग्जाम से ठीक पहले का दौर, जहां पे आपको थोड़ा फोकस कर दिया जाएगा कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे कि भाई इस पे थोड़ा ज्यादा, अभी नहीं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा, अभी तो एक एक चीज को फोड़ फाड़ के पढ़ना है ताकि हमें बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब वो गुरु मंत्र, जब नाम ही गुरु मंत्र है तो ये मंत्र तभी काम आएगा जब गुरु से शिक्षा ली हुई हो, तभी तो बताया जाएगा कि भाई इस अस्त्र का इस्तेमाल करो। वो अस्त्र चलाना आता ही नहीं है, वो अस्त्र शस्त्र चलाया ही नहीं कभी। मैंने बोला कि इस सिचुएशन में निकालो ये अस्त्र और चलाओ, सर नाम तो सुना इस अस्त्र का लेकिन चलाएं कैसे, ये तो हमने सीखा ही नहीं है। इसीलिए पहले पूरे चीजों को थोरोली पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे तरह से समझिए, और तब बताया जाएगा कि यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस पे इस तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। यानी कैसे चलेंगे, हर एक बात को आप समझेंगे, सेम डे रिवीजन करेंगे, और लिखने का काम हर दिन आपको करना है। एटलीस्ट 10 लाइन जरूर लिखेंगे, 10 लाइन। एक पेज लिखें तो बहुत अच्छी बात है, एक पेज क्या लिखें, अपनी दुख भरी कहानी, आज की पूरी घटना, किससे किससे फोन पे बात किया, किससे क्या चैटिंग किया, जी नहीं। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक में से चीजों को आप लिखेंगे खुद के लैंग्वेज में। पहले सुन लिया जो मैंने पढ़ाया,
फिर आप रिवाइज करेंगे जो बुक आपको दिए गए, नोट्स दिए गए हैं। हाँ, अगर मान लीजिए लिखते वक्त आप भूल जाते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कंज्यूमर को डिफाइन किया और आपको बताया, आप लिखते गए, 2 लाइन के बाद आप भूल गए, रटना तो है ही नहीं, खुद के लैंग्वेज लिखना है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा और क्या क्या था, कोई बात नहीं है, पेन को रखिए और वापस उस बुक पे आइए, जो बुक मैंने आपको दिया, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, और उसमें देखिए क्या, हाँ क्या बोला है सर ने, हाँ याद आ गया, ये चीज है, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, गुड्स के लिए तो याद था, सर्विस के लिए ये है। चलिए अब फिर इस बुक को वापस रखिए, देख के उतारना नहीं है, मैंने हैंड राइटिंग बनाने के लिए नहीं बोला है, मैंने राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए बोला है। फिर क्या कीजिए आप, फिर उसके बाद जो है आप उसे लिखना शुरू कीजिए। कोई बात नहीं है, हो सकता है उस 10 लाइन के लिए आपको 10 बार देखना पड़े, नो इश्यू एट ऑल, 10 बार देखिए, लेकिन एक बार भी देख करके मत लिखिए, पढ़िए, फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर उसे रख दीजिए, फिर लिखिए। ये अप्रोच रखना है। अगर ये अप्रोच रखा, चीजों को ध्यान से सुना, क्लास मिस नहीं किया, पहले से लॉगिन करके बैठे रहिए, एक लाइन मत छोड़िए, उसके बाद देखिए सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। तो ये तो था सब्जेक्ट के बारे में, ये था स्ट्रैटेजी हमारा। एक और चीज जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, और वो है कौन सा चैप्टर पहले कौन सा बाद में, ये मेरे ऊपर छोड़िए, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो कौन सा पहले, क्योंकि जिसका एक दूसरे से रिलेशन हो, मैंने आपको बताया कि अगर हम पढ़ना शुरू करें और पार्ट बी 25 मार्क्स का है, तो क्यों ना पहले इसे ही उड़ा दिया जाए और देखें कि कैसे 25 मार्क्स हमारे मुट्ठी में आ गया। लेकिन ये मुट्ठी में आए, इसके लिए हमें इस पार्ट में भी जाना पड़ेगा और पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पहले पढ़ने के लिए हमें जो है कंपटीशन एक्ट के भीतर जो दिया हुआ MRTP एक्ट, वहां से जाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 एक्ट एक साथ खत्म करके हम 25 ये वाला और यहां से अप्रोक्सीमेट जो आपका 5 to 10 मार्क्स रहता है वो कवर करने पड़ेंगे। तो इसको मैंने एक नाम दिया है, और क्या नाम दिया है इसको, एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। यानी कि ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट और MRTP एक्ट है, ये तीनों मिल करके बनता है हमारा क्या, एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। तो अब हम पहला हल्ला बोल कहां करने वाले हैं, एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर। ऐसे ही देखिएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फेमा में एक साथ 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर्स को क्लब कर करके वो एक साथ बहुत सारे चैप्टर जोड़ियों में चलेंगे, यानी वो दोनों चैप्टर एक साथ होगा, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स रहेगा जिससे हम कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, वो अप्रोच हम अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस हो गया, दिमाग में अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज़ से पढ़ेंगे, आप हमें बुक दोगे, हमें स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर, सारा कुछ क्लियर। तो जब ये क्लियर है तो चलिए करते हैं हमला, और अब हम लोग आते हैं अपने पहले एस्पेक्ट पे, यानी किस पे आएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर पे आएंगे। किया जाए बातचीत यहाँ पे कि ये चीज़ क्या है। तो देखिए, इसमें जो हम देखेंगे वो एक साथ हमारा जो खत्म होगा वो क्या होगा, ये है हमारा पार्ट 2 25 मार्क्स का, और ये MRTP से ये पहुंचा है, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि इसको करते ही हम 35 मार्क्स अपना कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं कवर करना। तो चलिए, एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर, सबसे पहले तो जरा ये जानते हैं, एकदम ध्यान से कहानी को सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी शुरू में भी बना रहा हूं, अगर ये मिस हो गया आपसे तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा रॉकेट साइंस में पढ़ा रहा हूं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक जो वो फील आता है, फील गुड वाला या वाव फैक्टर, वो आप में हमेशा मिस करता रहेगा। तो इसीलिए ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिलेटेड एक्ट बनाने क्यों पड़े, मुझे बताइए। हमारा देश कब आजाद हुआ, आई होप सब सही आंसर देंगे, वरना फिर से गुलाम हो जाइएगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलने के बाद हमने कहा कि अब हमें अपने देश का डेवलपमेंट, हमारे देश का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है। ठीक है, करना है। तो भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का विकास कैसे होगा। मैं इकोनॉमिक्स के बहुत माइन्यूट चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ पे जा रहा हूँ कि किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी इकोनॉमी का विकास, डेवलपमेंट कब होगा, जब उस देश में बहुत सारे चीज़ खुद से बनेंगे।
चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। जब वो देश खुद से उन चीजों का उत्पादन करेगा, उन चीजों को प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, उन चीजों को प्रोवाइड कराएगा, तो ही जाकर के उसका डेवलपमेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब ज्यादा चीजें अपने देश में बनेगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे जो है वो लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों को पैसा मिलेगा तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और जब एक एक इंसान के पास पैसा होगा तभी देश का विकास होगा। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करें, बनाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अपने देश में प्रोवाइड कराएं, खुद से बनाएं, खुद से सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कराएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में हमारे चीजों का लोग यूज करें, तो यूज किसी चीज का सबसे ज्यादा तब होगा जब उस चीज को आप बनाएंगे। कहा बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि देश का विकास तो तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाएंगे। और आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा कब बनाएंगे? जब बेसिक सी बात है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। आपने तो दुनिया भर का चीज मैन्युफैक्चर कर दिया, पता चला आपके चीजों का हमारे देश में यूज ही नहीं हो रहा है, कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वेस्ट हो गया, वो हमारी इकोनॉमी को मदद नहीं कर सकता है। तो हमें जरूरत पड़ी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का क्या करें, उत्पादन करें, और वो तब होगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चीजों का क्या करें, यूज करें। और हमारे चीजों का यूज ज्यादा से ज्यादा लोग कब करेंगे, या किसी भी चीज का यूज लोग कब सबसे ज्यादा करते हैं? आप ही कोई सामान खरीदते हैं, कौन सा सामान आप सबसे ज्यादा खरीदते हैं? वो सामान जिस पे आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे कंपनी होते हैं, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, आप देखते हैं आज के समय में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारा कुछ, कैसे आप अमेजॉन पे जाकर के चीजों को ज्यादा लेना पसंद करते हैं? रीजन ये है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिनका सामान है, वो जो चीज कह रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, वो तो अलग है। इसके अलावा अमेजॉन का प्रॉमिस, अमेजॉन का वादा, क्या वादा? कि अगर सामान पसंद ना आए तो कोई जवाब ना देना, सामान वापस कर देना। ये आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि भाई अगर सामान पसंद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वापस कर देंगे। देखिए जरा, इसी से आप वहां जाकर के चीजों को खरीदते हैं। और अगर कोई सामान अच्छा है, आप उषा का सामान सुनते आ रहे हैं सबसे कि भाई उषा का पंखा अच्छा, कोई बात नहीं, एंकर का चीज अच्छा, तो अगर उषा का पंखा अच्छा, तो आप जब खरीदने जाएंगे तो आप चाहेंगे उस चीज को खरीदना। इसका मतलब अगर सामान अच्छा हो या कोई सर्विस अच्छा दे रहा हो, आप किस कुरियर से भेजेंगे? तो भाई मैं तो ब्लू डार्ट से, डीटीडीसी या इन कुरियर से। क्यों? आपने एक्सपीरियंस किया है कि वो सर्विस अच्छा है। आप किस डॉक्टर के पास, किस हॉस्पिटल में जाएंगे? तो भाई हम मैक्स में जाएंगे, हम फलाने जगह जाएंगे। क्यों? सर्विस अच्छा है। मीन्स व्हाट? यू एक्सपीरियंस द गुड, यू एक्सपीरियंस द सर्विस, और उससे आपको क्या मिला? उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। जो चीज आप चाहते थे वो आपको मिला, जैसी सर्विस आप चाहते थे वो आपको मिला। का बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरा बैक हो जाइए, अमेजॉन तो बहुत, अब तो हम 2020 और 2021 की बात कर रहे हैं, इसलिए ना जरा बैक होइए, और बैक होकर के पहुंचे 1947 में। हालात देखिए, अभी अभी लड़ते लड़ते जो है वो आजादी मिली। अब ऐसे में सोचा तो हमने कि क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चीज खुद से बनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो तब लोग इस्तेमाल करेंगे जब कंज्यूमर को दो बातों का भरोसा देते हैं। पहली बात, सामान बहुत अच्छा होगा या सर्विसेज बहुत अच्छी होगी, यानी जिस तरह का पेमेंट आपने किया उस तरह का आपको सामान और सर्विस मिलेगा। दूसरा, अगर ना मिले तो उसके लिए हमारे पास आइए, हम उसके लिए आपको रिड्रेसल देंगे, आपके बातों को सुनेंगे और आपको हम कंपनसेट करेंगे। अगर ये दो चीज बस हो जाए तो समझिए अनु मलिक के स्टाइल में आग लग जाएगी, आग। यानी कि फिर देखिए कैसे सारा का सारा चीज जो हमारे देश में बन रहा है वही लोग, अपने देश के लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस चीज के लिए हमारे पास उस समय व्यवस्था नहीं थी। 1947 से हम जब आगे बढ़े तो बढ़ते गए, हमने रियलाइज तो किया, लेकिन हमारे यहाँ ये पुरानी बात है, सोचते 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 जब तक एक दो हादसा, एक दो स्कैम, 2-4-500 लोग मर ना जाए, तब तक हम चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये शुरू से ही हमारा रीत चलता आ रहा है और आज भी हमने इसे छोड़ा नहीं है। वो आदत ही क्या जो छूट जाए, आज भी हमारा देश उसी चीज को कैरी कर रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश तो बनता इंसानों से है। हमारी आपकी आदत ही ये नहीं छूटी है। बच्चे को कितना भी कहो भाई इस इंस्ट्रक्शन को, इस इंस्ट्रक्शन को, इस चीज को फॉलो करना, बच्चा नहीं सुनेगा टीचर की। उसे लगेगा कि भाई यहाँ का मैं सिकंदर, चाहो तो रख लूँ सबको अपने जेब के अंदर। लेकिन देखिए सिकंदर की हालत क्या होगी, जैसे ही एक बार एग्जाम में गुलाटी खाएगा, मम्मा पापा जम के सुनाएंगे खरी खोटी,
सारे तरफ जो है वो उसका जो है वो ये ऑरा फैलेगा कि ये तो लटक गया, अब वो 10 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। तब उसे ध्यान आएगा कि अरे सर ने ठीक बोला था कि सब कुछ करो लेकिन मेरे चीज का सेम डे रिवीजन भी कर लो ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। तब हम चीजों को जब एक बार गुलाटी खाते हैं, ठोकर लगता है, चीजों को करना शुरू करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन का टेंडेंसी है। और उसी ह्यूमन टेंडेंसी के साथ 1947 से हमने चीज़ों को शुरू किया कि कंज्यूमर को कैसे जो है वो सही सामान दिलाएं और प्रोटेक्ट करें। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर जो है एक फैन खरीद के लाया, एडवर्टीजमेंट, पंखा जो तूफान ला दे, देखते हैं वो ऐड कि रामू काका जो है इधर पंखा लगाया जाता है, शायद ओरिएंट का ये ऐड है अगर मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं तो चारों बगल वो पंखे लगाए गए, फैन लगाया गया, रामू काका उड़ करके जाते हैं, बबुआ ये लो आचार। और बबुआ कहाँ है? तो बबुआ तो स्पेस में है, वहां पे अपने किसी मिशन पे है। यानी ये दिखाने की कोशिश कि इस फैन की हवा इतनी तेज है कि रामू काका जो है वो पहुंच गए स्पेस में, चांद पे, और अपने बबुआ को अचार दे के आए। ये इसी बात को बताता है ना कि पंखा बहुत तेज चलेगा। ऐड है पंखा जो तूफान ला दे, कमबख्त पंखा लाया, टांग दिया, और पंखे की तरफ आप देख रहे हैं, पंखा आपकी तरफ देख रहा है। लग रहा है ऐसा जैसा पंखा आपसे पूछ रहा है एक रोटेशन में ले लूं, एक रोटेशन ले लूं। कमबख्त पूछ पूछ करके घूम रहा है। हमने खरीदा था फैन, निकला जो है वो क्या? म्यूजिक सिस्टम। अब कहेंगे म्यूजिक सिस्टम, भाई आवाजें आ रही है, खटर फटर खिटर खिटर आवाजें आ रही है। अब आप जरा सोचिए इन चीजों के लिए कहां जाएंगे? आप कहेंगे क्या बात है, अगर ऐसा कुछ सामान मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जाएंगे हम कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के इसकी हम शिकायत करेंगे। मोस्ट वेलकम। आपको पता ही है हमारा जुडिशियल सिस्टम का, हमारे देश में जो केसेस हैं और जितना तेजी से उसका रिड्रेसल होता है। और अगर आप ये फैन की शिकायत लेकर के गए तो पता नहीं आपका तारीख कब आएगा फैन को लेकर के, उस समय तक शायद फैन ही एब्सोल्यूट ना हो जाए। जरा सोचिए ना, अगर किसी की शिकायत ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से रिलेटेड, और उन छोटे छोटे शिकायत के लिए कितने का तो डेट भी नहीं आया होगा, तब तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी एब्सोल्यूट हो गया। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर बर्डन इतना ज्यादा है कि इन छोटे छोटे चीजों के लिए, ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई जब ज्यादा मुसीबत आएगी तो पहले बड़े वाले मुसीबत को देखेंगे ना। आज के डेट में क्या और बीमारियां नहीं है? लेकिन देखिए जब हमारे यहाँ कोरोना नाम का जो है वो पेंडेमिक आया तो क्या किया हमने? क्या इस समय लोगों को जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, लोगों के घुटने कमर में दर्द नहीं? भाई उससे पहले भी तो दुनिया भर के सारे हॉस्पिटल फुल रहते थे बाकी बीमारियों से। ये जब बड़ा वाला शेर आया ना तो अब सारे छोटे बैठ गए कि पहले इससे बच जाओ, तब बाकी उससे बचेंगे। ठीक उसी तरह हमारे भी यहाँ क्या किया जाए, जो बड़े प्रॉब्लम है उसको पहले डेट मिलती है, छोटे को बाद में। तो ऐसे केस में भला कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सोचते 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 ज्यादा टाइम नहीं लगा, 1947 से ये हम सोचते गए सोचते गए सोचते गए सोचते गए 1969, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स, सिर्फ 22 ईयर्स लगा हमें इस बात को समझने में कि अगर देश का डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो बड़ा बेसिक सा चीज है कि सामान ज्यादा हमारे देश में बने और लोग उसका यूज करें। और यूज तब करेंगे जब हम उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए। एक, सामान सर्विसेज जो है वो उसी स्टैंडर्ड का है जिसके लिए पे किया है आपने और जैसा आपको कहा गया है, गलत चीज नहीं है, गलत चीज हम आने नहीं देंगे। दूसरा, और अगर आ गया तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, आपके लिए अलग से इंतजाम करेंगे, जहां आपको कोर्ट में जाकर के तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख और इंसान बन गया तारीख की जरूरत नहीं है। हम लिमिटेड टाइम में, दिए हुए टाइम फ्रेम में चीजों को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो ये आया एमआरटीपी एक्ट 1969 में। एमआरटीपी एक्ट जब आया तो उस समय का जैसा हमारा इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग एमआरटीपी एक्ट बना। 69 में लोगों का रिक्वायरमेंट, लोगों का डिमांड या लोगों का नखरा भी अलग स्टाइल में था। आज के समय में तो कंज्यूमर तो हमेशा से किंग रहे हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बड़े किंग। वो सब है हमारे इन्हीं तरह के एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर को जैसे जैसे हमने इंट्रोड्यूस करते गए, लोगों के पास जो है वो क्या मिलते गए? पावर मिलते गए और उन्होंने अपनी चीजों को समझना शुरू किया। तो एमआरटीपी एक्ट आया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 में। ये आया तो सही, लेकिन ये जब आया मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस तो इसका मेन जो है वो प्रिवेंटिव नेचर का था। ये कहता था, दोनों चीज इसमें था। एक प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि एक्सीडेंट ना हो इसके लिए जो है वो प्रिकॉशन,
और एक्सीडेंट अगर हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन वाला चीज जो था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो मैकेनिज्म बहुत स्मूथ नहीं था। भाई कैसे होगा? आप पहली बार एक्ट बनाए ही कंज्यूमर से रिलेटेड, जैसे जैसे वो यूज में आएगा, जैसे जैसे उसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वैसे ही हमें पता चलेगा कि इसमें कमी क्या है, क्या फ्लॉज हैं। आप एक ही बार चीजों को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे, चीज ही नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एमआरटीपी एक्ट आया, उसने इस बात का तो बड़ा ध्यान रखा, बड़े अच्छे प्रोविजन थे। किस चीज को लेकर के? प्रिवेंशन को लेकर के, कि खराब सामान, खराब सर्विसेज लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अगर पहुंच गया तो उसके लिए जो रिलीफ का मैकेनिज्म था दिया हुआ था, बट मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, उतना स्मूथ नहीं था, उतना जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं थी। कोई बात नहीं है, जहां कमी होती है वहां से ही जो है नई चीज इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर ये कमी थी तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना था? कहीं ना कहीं हमें इस कमी को दूर करना था। तो भला इस कमी को हम कैसे दूर करते? तो इस कमी को हमने दूर कैसे किया? फिर हमने जो है और इस पे मशक्कत किया, हम लगातार फाइंड आउट करते गए कि ये एक्ट कहां पे लैग कर रहा है। फिर ज्यादा समय नहीं लगा, इस बार हमें जो है वो 1986 तक का वेट करना पड़ा, ज्यादा नहीं, अनदर 17 ईयर्स। पहले 22 ईयर्स लगा तो कंज्यूमर से रिलेटेड पहला एक्ट बना, अनदर जो है वो 17 ईयर्स लगा इसको फर्दर इंप्रूव करने में, तब हमने बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इस बात से मत घबराइएगा 2019, ये तो बिल्कुल अमेंड होकर के आया हुआ है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब? 1986 में। ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे 2019 को ही, लेकिन सीक्वेंस तो हमारा यही चलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसा चीज आया कब? तो 1986 में। प्रोविजन सारे आप 2019 के पढ़ेंगे, लेटेस्ट प्रोविजन पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया? इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कहा कि हम दोनों मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। कहा कौन सा दोनों मैकेनिज्म? कहा एक तो पहले प्रिकॉशन के लिए और जो है हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। बात भी सही है भाई, एक एक्ट के बाद जब दूसरा एक्ट आए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके गलतियों को हम यहां पे जरूर ठीक करें। जो फ्लॉज, जो शॉर्टकमिंग, जो लकुना, जो लूप होल्स वहां पे था, हमें उसे ठीक करना था। तो हमने उसे ठीक किया। कहां पे ठीक किया? उसे हमने ठीक किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। लेकिन एक जो और बड़ा काम था वो था कि रिड्रेसल का काम। रिड्रेसल का मतलब है दुख शिकायत। सामान लिया, उसमें गड़बड़ी निकल गई, तो उसके लिए क्या इंतजाम? कहा वो इंतजाम इसमें हमने और जबरदस्त कर दिया है। हमने अलग से तीन लेवल पे जो है रिड्रेसल मशीनरी बनाया। हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जैसा चीज बनाया, जो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम के नाम से जाना जाता था। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन जैसा बनाया। अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए अलग से जो है वो कोर्ट बना हुआ है, जहां पे सिर्फ इसी चीज का निपटान होगा। किसका? कंज्यूमर को अगर कोई गिला शिकवा है, कोई दुख शिकायत है, तो उस चीज के लिए क्या किया जाएगा? उस चीज के लिए चीजों को यहां से सॉल्व किया जाएगा। यानी कि आपके दुख के लिए अलग से जो है वो फोरम बना, अलग से जो है वो कोर्ट बना, एक तरह का, जिसको क्वासी कोर्ट कहते हैं। का बड़ी अच्छी बात है भाई। अब तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गया। कैसे? एक तो खराब सामान हम तक नहीं पहुंचेगा, इसके लिए दो एक्ट हैं। एमआरटीपी एक्ट भी साथ में चल रहा था और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया। प्रिवेंशन को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और आपका जो एमआरटीपी एक्ट भी था। तो प्रिकॉशन के लिए कि लोगों तक खराब सामान ना पहुंचे, इसके लिए एमआरटीपी एक्ट भी, और साथ में रिड्रेसल के लिए भी थोड़ा सा। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी साथ में, और कह रहा है मैं भी करूंगा, और दोनों एक्ट मिलकर के काम करेंगे। समय बीतता गया। एमआरटीपी एक्ट 1969, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन जब समय बदलता गया तो बिजनेस का डायमेंशन बदलता गया। मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर जैसी घटना होने लगी। जो चीज सिर्फ इंडिया में था, इंडिया से बाहर के प्लेयर इंडिया आकर के बिजनेस करने लगे। वो यहां आकर के जब बिजनेस करने लगे तो कंज्यूमर तो हम फिर भी हैं, अब उनके सामान को हम यूज कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन सामानों की अगर गड़बड़ी रही तो क्या करेंगे? हमने तो पहले प्रोविजन बनाया ही नहीं था कि अगर बाहर के कंपनी इंडिया में आकर के मर्जर कर लेते हैं, या मर्ज करने के बाद वो ऐसा प्रोविजन बनाते जिससे यहाँ के कंज्यूमर को कोई दिक्कत होगा,
तो हम क्या करेंगे? कहा भाई जो चीज़ था ही नहीं वहाँ विजन कैसे वैसा जाएगा? जरा सोचिए 1947 यानी 1969 ही लेते, 47 को छोड़िए क्योंकि वहाँ तो आज़ादी मिली, लेकिन कंज्यूमर के लिए जो हमने एक्ट बनाया 1969 में, अगर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? 1969 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसे सारे बहुत कम चीज़ें थी जो आज के समय में अवेलेबल है। बिजनेस का डायमेंशन अलग था। तो धीरे धीरे हमारा एमआरटीपी एक्ट जो है वो क्या लगने लगा? एमआरटीपी एक्ट हमारा ऐसा लगने लगा जैसे ये एक्ट अब हमारा यूज में नहीं है। उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट होते गए अंत में एमआरटीपी एक्ट कम और अमेंडमेंट ज्यादा लगने लगा। तब जाकर के एमआरटीपी एक्ट को पूरे तरह से हटाया गया और कंपटीशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे नए कंपटीशन, नए चीजों को लेकर के चीजों को बनाया गया। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम कमर्शियल चीजों को शामिल नहीं करते थे, कहा गया कि कमर्शियल चीजों को भी शामिल करो, यानी कि वो लोग जो सामान खरीदते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, उनको हर बात पे कोर्ट ना जाना पड़े, उनके लिए भी अलग से फोरम बनाओ। तो हमने कंपटीशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया 2002 में, जहां पे इंडिया के बाहर से आने वाले चीजों को भी हम देखेंगे, यानी इंडिया के बाहर से अगर कोई सामान आ रहा है तो उसका भी हमारे जो है वो मार्केट पे बुरा प्रभाव ना पड़े, लोगों को वो खराब सामान ना मिले। इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के मिलकर के कुछ ऐसा ना करे जिससे मोनोपोली क्रिएट हो जाए। इन सारे चीजों को, या इंडियन कंपनी आपस में मिलकर के कुछ ऐसा गोलगप्पच ना करे, ऐसा मर्जर अमलगमेशन ना करे जिसके बाद उनका मोनोपोली हो जाए। इन सारे चीजों के लिए कंपटीशन एक्ट हमने बनाया। तो अब देखिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड एक्ट की शुरुआत कब हुई? एमआरटीपी एक्ट से 1969 में, जिसमें फर्दर जो है हम आगे बढ़े और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन 2002 में हमें एमआरटीपी एक्ट 1969 बिल्कुल जो है वो ऐसा लगने लगा कि वो बदलते समय के साथ अब बिल्कुल एबॉलिस्ट हो गया, उसमें चीज़ें सही नहीं है, उसमें जो चीज़ें बहुत पुरानी चीज़ें उसे हटाना पड़ेगा। तो हमने नया एक्ट बनाया कंपटीशन एक्ट 2002, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट साथ साथ चलता रहा, यानी दो एक्ट हमेशा साथ चलते रहे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर समय बदलता गया। 2019 में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने नहीं हटाया, एमआरटीपी एक्ट तो हमने हटा दिया, उसकी जगह कंपटीशन एक्ट आया, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने हटाया नहीं, हमने बस उसको 2019 में बदला, यानी कि उसमें अमेंडमेंट किए। कोई बात नहीं है, ये अमेंडमेंट जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से ही रह गया। कहने का मतलब है कि 3 एक्ट आए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एमआरटीपी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट। एमआरटीपी एक्ट हट गया, आज भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपटीशन एक्ट चल रहा है। एमआरटीपी एक्ट को हटा करके क्या आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, एमआरटीपी एक्ट को हटा करके आया है कंपटीशन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो एमआरटीपी एक्ट के साथ भी साथ में काम कर रहा था और कंपटीशन एक्ट के साथ भी साथ में काम कर रहा है। तो अब खुद सोचिए, कैसे समझ पाइएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्टली, कैसे समझ पाइएगा कंपटीशन एक्ट डायरेक्टली, जब तक शुरुआत कहां से हुई है वो ना समझे। और आपके सिलेबस में एमआरटीपी एक्ट दिया हुआ है, उसके हिस्ट्री दिए हुए हैं, क्योंकि बिना उसके जो है कैसे समझ में आएगा कि पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मतलब था, कैसे समझ में आएगा कि आरटीपी का क्या मतलब था, क्योंकि वो सारा कुछ तो एमआरटीपी एक्ट से ही शुरुआत हुई थी। तो वो पहले हमें समझना पड़ेगा। एमआरटीपी एक्ट पूरा एक्ट नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हो, यानी कि उसके हिस्ट्री को, और उसमें वो टॉपिक, वो बेसिकली एस्पेक्ट, वो कैप्शन जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, वो डेफिनेशन जिसका इस्तेमाल है बाकी 2 एक्ट में, वो डेफिनेशन जिसको बदल करके भी इस एक्ट में रखा गया है, और कुछ ऐसा भी चीज जो एमआरटीपी एक्ट में अगर आरटीपी के नाम से था तो कंपटीशन एक्ट में कैसे उसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहा गया। मतलब ये है कि जब तक जहां से उसका जेनेसिस है वो नहीं जानिएगा तो सही बीमारी को नहीं जान पाइएगा। देखते हैं डॉक्टर कितना क्वेश्चन पूछता है। आप पहुंचे हैं इलाज के लिए, वो पूछता है कि 2 साल 5 साल 4 साल पहले भी कोई ऐसा चीज जिससे ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि तभी वो जाकर के डायग्नोज कर पाएगा। ठीक उसी तरह से हमें पहुंचना है कंपटीशन एक्ट, हमें जो पढ़ना है वो कंपटीशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? एमआरटीपी एक्ट से। तो हम एमआरटीपी एक्ट में जाएंगे, एमआरटीपी एक्ट के उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है। फिर वहां से हम पहुंचेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे, जैसे जैसे एक्ट आया है, और तब वहां से हम पहुंच जाएंगे किस पे? कंपटीशन एक्ट पे। और तब हमारा जो है वो क्या होगा? तब हमारा ये 35 मार्क्स खत्म, यानी कि
पूरा का पूरा हमारा जो है वो पार्ट 2 खत्म और पार्ट 3 का 10 मार्क्स का खत्म हो जाएगा, और तब बैठ करके क्वेश्चन निकालेंगे। इसमें देखिएगा केस लॉ वगैरह सब कुछ कितने ब्रिलियंट तरीके से हमें करना रहेगा। तो चलिए, अब ये जो हमें करना है ये हम कब करेंगे, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज कोई होमवर्क जैसा चीज़ नहीं है आपके पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शांत मन से सिर्फ बैठ करके चीज़ों को एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? एनालाइज करना है बेसिकली कि किस तरह से मैंने आपको स्ट्रैटेजी बोला है और कैसे मैंने समझाया है एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर कैसे मूव करेंगे। और तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पहले MRTP एक्ट और उसके डेफिनेशन 2 पढ़ेंगे, RTP UTP, फिर वहाँ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मेरी सारी सेवा आपके लिए समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।